हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। बिना समय गवाए बढ़ते आगे एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। अगर आप देखो क्लैट 2024 का क्रैश कोर्स देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर ऐप। आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड इन कोर्सेज की डिटेल चेक कर सकते हो। मात्र 13,999 का है। वहीं क्लैट पॉइंट का मैजिक बॉक्स भी आप घर बैठे बैठे मंगा सकते हो, जिसमें बुक्स प्लस मॉक्स मिलेंगे। और अगर आप सिर्फ मॉक्स चाहते हो हमारा, तो 1599 में आपको 35 प्लस मॉक्स प्लस 200 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिल सकते हैं। अब देखो, आज की जो पहली न्यूज़ है ना, वो सऊदी अरेबिया एंड रशिया की है। हुआ क्या है, अभी देखो पुतिन जो हैं और MBS जो हैं, ये दोनों मिले हैं, मोहम्मद बिन सलमान, और दोनों ने ये मिलकर ये डिसाइड किया है कि रशिया एंड सऊदी अरेबिया जो हैं, ये अब ऑयल जो मतलब पर डे बैरल निकालते हैं उसमें और कमी कर देंगे। आप इसको ऐसे समझो, बहुत मैं आपको ना लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे सपोज करो कि आप एक शहर में रहते हो, ठीक है, हाइपोथेटिकल पूरा सिचुएशन है। आप एक शहर में रहते हो जिसमें किसी के एक ही के घर में ना भगवान ने ऐसा कुछ किया है कि बस वहीं पानी आता है, और वो बंदा जो है ना वो पानी दे ही नहीं रहा है किसी और को, वो कह रहा है भाई मैं ही लूंगा, मेरे घर में है। तो ये वो वाली सिचुएशन है। मतलब पेट्रोल को इन्होंने प्रोडक्ट पैदा नहीं किया है, वो इनके एरिया में है भाई, वो ऊपर वाले ने मेहरबान था तो ऐसा हो गया है। तो अब ये ना क्या करते हैं कि यार ये ऑयल में ना अब बैरल क्यों कम कर रहे हैं। जैसे आप ऐसे समझो कि जब मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे, रेट ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो रशिया जो है वो भी वन ऑफ द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है एंड सऊदी अरेबिया तो है ही है। अब इन लोगों ने जब मिलकर डिसाइड कर लिया है कि भाई ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो कम कर देंगे, तब सीधी सी बात है तेल के दाम बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ ये लोग समय समय पे करते रहते हैं ना। अभी रिसेंटली भी इन्होंने इस तरीके का कदम उठाया जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बाद देखो, एक टॉपिक और हम लोगों का रह गया है, भारत या इंडिया। देखिए अभी क्या हुआ है, हमारी सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 18 से 22 सितंबर में स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाएगी, ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा अनुमान लगाए जा रहे थे कि स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो है किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए या किस चीज़ के लिए। बट अब ना काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आ रही हैं कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है ना, वो कहीं इंडिया का नाम बदल के भारत करने के लिए तो नहीं है। देखो, जो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भारत कहीं और से आ रहा है, ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन इंडिया नाम इज ऑल्सो देयर। बट अब सब लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा है उसमें इंडिया का नाम बदल के प्रॉपर भारत कर दिया जाएगा। देखो ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया, अभी G20 की समिट में ना प्रेसिडेंट की तरफ से हमारे देश में लोगों को इन्विटेशंस गए कि आइए, जो प्रोग्राम्स होंगे उसको अटेंड करिए, ऐसे ऐसे। तो वहां पे ना देखो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इस तरीके की चीज लिखी गई है। तो इसके बाद ना अपोजिशन जैसे जयराम रमेश और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नाउ इट्स क्लियर कि स्पेशल सेशन क्यों बुलाया जा रहा है। देखो बीजेपी इज इन मेजोरिटी पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उन्हें इतना टेंशन नहीं है, बाकी लोग आए चाहे ना आए वो अपना पास कर ले जाएंगे। तो वही वाली बात है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद ये चीज समझ में आ रही है लोगों को, ये लग रहा है कि इंडिया का नाम जो है अब भारत कर दिया जाएगा। देखो इंडिया नाम कहाँ से आया, इंडिया क्यों बोला जाता है भारत को। देखो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी ना जिन्होंने कभी भारत पे राज किया है, जो मुगल्स थे या फिर उससे पहले जो ब्रिटिशर्स थे, आप ईस्ट इंडिया कंपनी सुनते थे, तो ये क्यों कहते थे, एक्चुअली इंडस रिवर के इधर भारत पड़ता था। अगर आप मैप देखो ना तो पाकिस्तान वाला साइड जो है वो इंडस रिवर हो गया, तो उसके इधर सब आते थे, तो इसीलिए इंडस से इंडिया हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी तो ईस्ट इंडिया इसलिए बोली जाती थी क्योंकि वो लोग यूरोपियन कंट्री से ईस्ट में आके इंडिया में अपना काम करते थे। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि भारत में जो इंडिया नाम है ना, वो हमारे देश का अपना नाम नहीं है, वो बाहरी लोगों ने दिया गया है। विद टाइम भारत ने उसको एक्सेप्ट करके इंडिया कर लिया। आपको मैं एक और कहानी बताता हूं इस पे। देखो जब जिन्ना पाकिस्तान बनवाते हैं तो उस समय पाकिस्तान तो अलग होता है, लेकिन ना भारत का नाम उससे पहले ब्रिटिश इंडिया रहता है। तो जिन्ना जो है ना वो ये कहते हैं कि यार भारत का नाम ना भारत नहीं, सॉरी इंडिया का नाम ना इंडिया नहीं रहना चाहिए, इसका नाम बदल देना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर वो इतने क्यों, मतलब देश के प्रेम के प्रति इतना हो रहे थे कि वो इंडिया नाम से नाखुश थे, वो तो पाकिस्तान बनवा लिए थे ना। तो एक्चुअली देखो हुआ क्या था कि भारत की ना मेंबरशिप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UN हो गया या और भी कोई ग्रुप हो गया, वो पहले ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थी, ब्रिटिश इंडिया के नाम से थी।
तो जब भारत को आजादी मिली तो ब्रिटिश हट गया, सिर्फ इंडिया इंडिया रह गया, तो भारत को ना नई मेंबरशिप अप्लाई नहीं करनी पड़ी, उसी नाम को थोड़ा चेंज करके लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बट पाकिस्तान को नई नई मेंबरशिप हर जगह अप्लाई करनी पड़ी थी। तो जिन्ना जी को ये दिक्कत थी कि भाई इन्होंने तो अपना नाम भी नहीं बदला और इनको तो कुछ मेंबरशिप भी नहीं अप्लाई करनी पड़ रही है, हमें फिर से सारी मेहनत करनी पड़ रही है। तो अब ये भी बोला जा रहा है कि अगर भारत का नाम अब इंडिया से भारत कर दिया जाएगा तो जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पे भारत को फिर से री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें कही जा रही हैं, ये एडिटोरियल में मैंने पढ़ा था। अब देखो ये काफी लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टिकल 1 में तब्दीली होगी अगर नाम भारत कर देंगे, आर्टिकल 52 में भी तब्दीली होगी जो कहता है देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इंडिया तो अगर भारत हो जाएगा तो देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है। और ऐसा नहीं है, देखो प्रेजेंट गवर्नमेंट ना ये काफी समय से इस चीज को बहुत एम्फेसिस करती है भारत नाम को। देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आप स्पीचेस सुन लो तो वही हमेशा कहते हैं कि हम कॉलोनियल पास्ट से दूर हटना है, हमें उनके कोई भी परछाई हमारे ऊपर नहीं रहनी चाहिए, राजपथ का नाम बदले कर्तव्य पथ हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें करी गई हैं जो कॉलोनियल पास्ट से रिलेटेड हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो आप एरोप्लेन देखिए जिससे वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, पहले यहाँ पे ना इंडिया फ्लैग लिखा रहता था, पर मोदी जी के आने के बाद इस पूरे एरोप्लेन पे सिर्फ भारत लिखा नजर आने लगा है। तो ये भी एक चेंज आपको देखने को मिला है। इसके अलावा देखो 2014 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं योगी जी ने भी पार्लियामेंट में एक बिल पास किया था, सिंगल मेंबर बिल था, पास नहीं बोल दूंगा, पेश किया था कि भाई इंडिया का नाम हिंदुस्तान कर दो, इंडिया जो है वो कॉलोनियल पास्ट का है, लेकिन फिर वो कुछ हो नहीं पाया था। और 2020 में सुप्रीम कोर्ट में नमन करके एक शख्स है, उन्होंने भी केस फाइल किया था कि भैया इंडिया और भारत में भारत रखो, इंडिया मत रखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो सही है जो है। तो इस तरीके की सारी चीजें देखने को मिली थी, ठीक है, विद टाइम। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगला आर्टिकल है अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन G20 एज शेरपा रीच अ डील। तो G20 जो है ना, इट कैन नाउ बिकम G21। अफ्रीकन यूनियन जो है वो इसको ज्वाइन करने वाली है। अफ्रीकन यूनियन में जो भी आपके अफ्रीकन छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो सब होंगे, ठीक है। शेरपास कौन होते हैं, G20 में रिप्रेजेंट करते हैं ना। भारत के शेरपा कौन है G20 में, तुरंत बताओ कमेंट सेक्शन में। बहुत बार पूछ लेता हूं मैं, इसीलिए पूछता हूं कि भूलो ना जिंदगी में। दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिव्यूइंग द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। मैंने आपको ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पूरा समझाया है क्या, कल ही पढ़ा है हमने पूरा, अच्छे से कर लेना इंपॉर्टेंट है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद दोनों ग्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, टर्की एंड यूएन ने मीडिएट किया रशिया के साथ कि भाई करने दो, सब लोग भूखे मर जाएंगे। रशिया ने अलाउ किया था कि कर लो, लेकिन हम भी करेंगे, हमें भी एक्सपोर्ट करने दो। बट रशिया तो क्योंकि इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस, इतने सैंक्शंस वो कर ही नहीं पा रहा था, यूक्रेन धड़ाधड़ करे जा रहा था, तो रशिया ने अब भैया उससे कहा कि हम बाहर आ रहे हैं, और अब धड़ाधड़ ड्रोन अटैक शुरू कर दिए रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट्स पे जहां से ये एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो ये वाली सारी चीज है, अगर आपको समझ में आ ही चुका होगा, कल ही हमने पूरा डिटेल में देखा है। अभी ये न्यूज क्या है, ये कहा जा रहा है कि G20 के समिट में ना रशिया भी आएगा, रशिया के फॉरेन सेक्रेटरी आ रहे हैं और बाकी देश के भी लीडर्स आएंगे। तो एक ग्राउंड बन सकता है साइडलाइन में मीट होने का, जहाँ पे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव पे चर्चा की जा सकती है विभिन्न कंट्रीज के द्वारा। तो ये न्यूज़ है। इसके बाद अमेरिकन पीएम सेज अजरबैजान प्रिपेयरिंग मिलिट्री प्रोवोकेशन। देखो अर्मेनियन अजरबैजान इज अ टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड बहुत बार हमने कराया भी हुआ है। मैं एक बार और अभी इस वीडियो के एंड में इसको अटैच करवा दूंगा, कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच, हंस रहिए मुस्कुराते रहिए, जय हिंद। नगोर्नो काराबा रीजन और जो एक सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, या कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो एक 44 दिन का युद्ध हुआ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये आपका इंटरनेशनल अफेयर्स का, अगर हम भारत की बात ना करें तो इंटरनेशनल अफेयर्स का इस साल की सबसे बड़ी घटना है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट घटना है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन हारने के बाद। चलिए, अब बात ये भी आती है कि सर हम क्यों पढ़ें, इस रीजन की बात है। देखिए, बात इस रीजन की जरूर है, पर यहाँ पे क्या है, जियोपॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है, जो आगे जाके आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, आगे जाके आपके इंटरनेशनल अफेयर्स को इम्पैक्ट डालती है, और अल्टीमेटली ये जियोपॉलिटिक्स जिस तरीके से खेली जाती है वो हर कंट्री पे इम्पैक्ट डालती है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके का वॉर काफी समय बाद लड़ा गया है। छोटा सा वॉर था, पर हाँ लड़ा गया वर्ल्ड वॉर 1 की स्टाइल में। ट्रेंचेस खींची, टैंक्स हुए, और नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग हुआ।
तो ये आपका जो ये वॉर लड़ा गया है, ये एक अच्छा एग्जांपल देता है कि अभी के जो वॉर हैं छोटे स्केल पे कैसे होते हैं और कैसे बड़ी-बड़ी पावर जैसे रशिया, टर्की कैसे इन्वॉल्व हैं, हम ये भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक अगर टाइमलाइन सर्च करें, ये आपकी पहली जुलाई से कुछ शुरू हुई बात। अच्छा, ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, धीरे-धीरे हम समझेंगे। जुलाई से बात शुरू हुई, आपका एक कंट्री है अर्मेनिया और दूसरा कंट्री है आपका अज़रबैजान, ठीक? अब ये बात होती है कि भाई वो कहते हैं इन्होंने उनको पहले शुरुआत की और वो कहते हैं इस पे इन्होंने इम्पैक्ट डाला, या फिर इन्होंने पहले लड़ाई की, ये कहेंगे नहीं इन्होंने पहले पहली बार बमबारी की। तो यहीं से कहानी शुरू होती है। तो जुलाई में पहली बार हुई, फिर सितंबर में एस्केलेट हुआ, सितंबर में फुल ब्रॉन बात शुरू हो गई और अल्टीमेटली 10 नवंबर को आपका अर्मेनिया ये वॉर हार गया और अर्मेनिया ने सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और एक एग्रीमेंट साइन हो गया। अज़रबैजान एक विक्टर की तरह निकला इस पूरे प्रोग्राम में, पूरे वॉर में कहना चाहिए, इस प्रोग्राम नहीं। और फाइनली आपका दिसंबर आते-आते ये देखा गया कि जो एक सीज फायर और जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो आप देखेंगे कि वो एग्रीमेंट भी ब्रीच होने लगा। इसका मतलब कि अभी कोई एक वॉर के बाद जो पीस ट्रीटी होती है, वो अभी इफेक्टिव नहीं है और ये कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता रहेगा। पर जो कॉन्फ्लिक्ट का मेजर हब था, एपिसेंटर था, ये जो नवंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, वो हम समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं। पहले हम इस पूरे रीजन को देखते हैं, इस पूरे रीजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जल्दी से। हम बात कर रहे हैं कैस्पियन सी के बगल में अज़रबैजान एक कंट्री है और उसके पास में एक कंट्री है अर्मेनिया, इन दोनों कंट्रीज की। ऊपर एक बड़ा कंट्री है रशिया, एक कंट्री है यहाँ पे ईरान और एक कंट्री जो सबसे बड़ा प्लेयर है इस पूरे खेल में आफ्टर रशिया, रशिया और टर्की। अगर आप देखें टर्की कितना बड़ा रीजन है और उसके बगल में इसके छोटे-छोटे नेबर हैं, ठीक? इसलिए हम बाद में पढ़ेंगे कि रशिया और टर्की का पूरे कॉन्फ्लिक्ट में क्या रोल रहा है, ठीक है? चलिए, थोड़ा और ज़ूम इन करते हैं, थोड़ा और ज़ूम इन करते हैं और हम अर्मेनिया को भी एंटर कराते हैं, ठीक है? अर्मेनिया को देखते हैं और अज़रबैजान को देखते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जो रीजन है, यहाँ पे लाई करते हैं। कैस्पियन सागर और ब्लैक सी दोनों ही बहुत रिसोर्स रिच रीजन है। ऑयल के डिपॉजिट्स कह लीजिए, गैस के डिपॉजिट्स कह लीजिए, ये बहुत ज्यादा इस रीजन में पाए जाते हैं। आपने सुना भी होगा तापी पाइपलाइन, है ना? तापी पाइपलाइन क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान यही एरिया है जहां से वो गैस निकालता है। सिमिलरली अजरबैजान के पास भी उसकी मेजर इकोनॉमी किससे चलती है? ऑयल और गैस से चलती है। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा एक रिसोर्स रिच रीजन है। इसलिए ऑयल और गैस के रिजर्व के चक्कर में कंट्रीज एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में आती रहती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट और अपोज करती रहती हैं। चलिए, हम आते हैं और जूम इन करते हैं और जूम इन करके हम पाते हैं, अब हम इन कंट्रीज पे आ जाते हैं। एक कंट्री है आपकी अजरबैजान और एक कंट्री है आपकी अर्मेनिया। और लड़ाई है आप कह लीजिए जैसे इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। इंडिया और पाकिस्तान की किस चीज पे लड़ाई है? कश्मीर पे। सिमिलरली इन दोनों की लड़ाई है इस छोटे रीजन के जिसको नाम है नगोर्नो करबा। अब आप कुछ चीजें देखेंगे कि थोड़ा इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा थोड़ा रिलेशन भी है काफी हद तक, ठीक है? काफी सिमिलैरिटीज और पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हैं इस चीज से। सो ये इंटरेस्टिंग एरिया क्यों है? ये इंटरेस्टिंग एरिया इसलिए है क्योंकि ये है, आप टेरिटोरी में देखें अगर, तो ये पूरा किस रीजन में आता है? ये एरिया आता है आपका अजरबैजान के अंदर, है ना? ये अजरबैजान के अंदर आता है, बट इसको रन कौन करता है? आपके एथनिक अर्मेनियंस, मतलब कि अर्मेनिया के ही लोग इसको अभी डी फैक्टो तरीके से गवर्न करते हैं। डी फैक्टो मतलब कि रियलिटी में कह लीजिए, रियलिटी में लॉ किसका चलता है? सरकार किसकी चल रही है? अर्मेनिया की चल रही है, ठीक? वहां अजरबैजान की सरकार नहीं चल रही, बोलना चाहिए थी, ये था होना चाहिए वॉज, क्योंकि अब तो वॉर हो गया और रिजल्ट पलट गया, हम वो समझेंगे। तो ये नगोर्नो कराबा का जो रीजन है, ये रीजन क्या है? ये रीजन अजरबैजान के अंदर है और इसको कंट्रोल कौन करता था? अर्मेनिया। हिस्ट्री भी हम समझेंगे। अब हम हिस्ट्री से ही शुरुआत करते हैं। आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, है ना? जो आपके कोल्ड वॉर के समय एक बहुत बड़ी एंटिटी थी, रशिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज को मिला के अपना एक इसने यूएसएसआर की स्थापना की, ठीक? उस यूएसएसआर में जो आपका यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? 1917, एक रशियन रेवोल्यूशन के बाद। तो रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूएसएसआर की स्थापना हुई। यूएसएसआर में क्या बना?
आपका दो नई कंट्री जो यूएसआर के पार्ट थे, आप ये देखें, कंट्री नंबर 9 आर्मेनिया और कंट्री नंबर 10 अजरबैजान। तो ये यूएसएसआर के पूरे कंट्रोल में रहे ये दोनों कंट्री। पर यूएसएसआर ने जो कंट्री नंबर 10 था उसका प्लेस दिया कंट्री नंबर 10 को, बोला कि भाई ये कंट्री नंबर 10 है और ये जो एरिया है ये अजरबैजान को मिलना चाहिए भाई। ये यूएसएसआर का मानना था, उन्होंने जिस तरीके से मैप ड्रॉ किया। पर यहाँ रहते कौन लोग थे? यहाँ रहते थे अर्मेनियन लोग, एथनिक अर्मेनियन लोग। इन अर्मेनियन लोगों ने कहा नहीं 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 भाई, हम अजरबैजान का पार्ट नहीं बनेंगे, हम व्हाई विल बी द पार्ट ऑफ अजरबैजान। तो वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत थी 1920 से। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन कहाँ है? 1920 से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के ओरिजिन है, जब से यूएसएसआर की स्थापना हुई। लेकिन यूएसएसआर में बड़े बड़े आपके बहुत डिक्टेटोरियल और बहुत ही टोटलिटेरियन तरीके के राजा, वो सॉरी रूलर है, स्टालिन वगैरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, आप लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी, आपको रहना पड़ेगा अजरबैजान के अंदर। तो ये जो अर्मेनिया के लोग जो रहे यहाँ पे, ये हमेशा क्या करते रहे? प्रोटेस्ट करते रहे। समझिएगा इस चीज को। ये प्रोटेस्ट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक। एक और चीज समझते हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में, थोड़ा उनकी कंट्री की भी दशा समझते हैं। अर्मेनिया जो कंट्री है, इसमें करीब 30 लाख लोग रहते हैं। 30 लाख लोग कितने ही होते हैं आप समझ सकते हैं, इससे ज्यादा लोग तो हमारे दिल्ली में रहते हैं। जहाँ पे 95% लोग क्रिश्चियन हैं, जबकि आपके अजरबैजान क्या है, वहां पे 99% पॉपुलेशन मुस्लिम है और करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको लग सकता है कि ये रिलीजियस वॉर रहा होगा, ये रिलीजन की वजह से लड़े होंगे, पर ऐसा नहीं है। दोनों ही कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री कहने का मतलब क्या है? दोनों ही कंट्री में ऐसा नहीं है कि आपको इस्लामी फॉलो करना है अजरबैजान में, या आपको क्रिश्चियनिटी ही फॉलो करनी है आर्मेनिया में, ऐसा नहीं। ठीक। आपकी जो वॉर हुई वो आपके रिलीजियस टेंशन की वजह से नहीं हुई। जो टेंशन ईरान और सऊदी के बीच में है, जो टेंशन एक तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, वैसी टेंशन नहीं है। यहाँ टेंशन है इस टेरिटरी को लेकर। अच्छा, अगर हम इस टेरिटरी को लेकर बात करें, कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ पे करीब 1.5 लाख लोग रहते हैं केवल, इतने बड़े से एरिया में। ये काफी माउंटेनियस एरिया है, माउंटेन्स काफी हैं यहाँ पे। बट फिर भी इस एरिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना दोनों लोग चाहते हैं। चलिए, तो ये हमने इसके बारे में देख लिया। अब हम बात करते हैं 1920 की, थोड़ा हिस्ट्री समझ लेते हैं। 1920 में हमने देखा कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई, पर बड़े बड़े रूलर होने की वजह से और यूएसएसआर के मजबूत होने की वजह से उस कॉन्फ्लिक्ट का कुछ हो नहीं पाया। फिर आते आते 1988 आया। 1988 में क्या होने लगा? आपका यूएसएसआर वीक होने लगा, आपके यूएसएसआर के टूटने की नौबत आने लगी। तो 1988 से 1994 के बीच में यहाँ पे क्या चलता रहा? फर्स्ट वॉर चलता रहा। वॉर चलता रहा किसके बीच में? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में। ये दोनों लड़ते रहे कि भाई इस जगह पे किसका कंट्रोल होगा। फिर 1994 में रशिया ने इनको हेल्प किया। रशिया ने बोला ऐसा करो कि भाई जो उस समय कंट्रोल कर रहा है, एक तरीके से पीस एग्रीमेंट साइन हुआ और ये बोला गया कि भाई ये आपका नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, ये अर्मेनिया की गवर्नमेंट चलाएगी। तो अभी हम जो स्टेटस को आज से 4 महीने पहले या 6 महीने पहले हम जो स्टेटस को देख रहे हैं, वो 1994 का बना हुआ है। पर आपको लगता है कि अजरबैजान इसमें खुश रहेगा क्या? उसको अच्छा लगेगा कि उसकी टेरिटरी के अंदर एक छोटा सा टेरिटरी किसी और का है? तो टेंशन हमेशा हाई रही। जैसे कि 2016 में भी कुछ ना कुछ फाइट होती रही, कुछ ना कुछ लड़ते भिड़ते रहते हैं। जैसे हम कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान आपस में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ और थिंग्स कीप ऑन गोइंग, इजंट इट? अब आया मेजर टाइम, आया आपका 2020 का। 2020 का टाइम आया, ऑयल गैस के प्राइस कम हो गए, क्रूड ऑयल के प्राइस काफी कम हो गया, क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। इन सब की इकोनॉमी की बिल्कुल दशा डूब गई, क्योंकि ये सब इकोनॉमी किस पे डिपेंडेंट थी? ऑयल और गैस पे। और जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो क्या करते हैं लोग? आप समझिए, जब भी आपकी इकोनॉमी टूटती है तो लोग किसकी तरफ जाते हैं? वॉर की तरफ। ताकि आपके जो लोग हैं, जो ऑयल और गैस के प्राइस कम होने की वजह से दुखी हैं, बिकॉज आपकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंडेंट है, तो लोगों को अगर आप वॉर का क्या बोलते हैं उसको झुंझुना पकड़ा दें, सो दे विल बी हैप्पी कि हाँ हाँ ठीक है, नहीं आपको पहले अर्मेनियंस को हरा दो, भले ही हम कम कपड़े पहन लेंगे, हम फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, हमें खाना मिले चाहे ना मिले, बट हमें जीतना है अर्मेनियन से। तो वो वॉर की बात शुरू हो गई। तो इसके पीछे का ये भी कॉन्टेक्स्ट है। फिर आपका वॉर शुरू हुआ, वॉर की बात शुरू हुई और फिर आपको हेल्प किया, आपके अजरबैजान को हेल्प मिली
सबसे बड़ी टर्की से। अजरबैजान को हेल्प मिली इजराइल से, किस चीज में? वेपन्स में। और अल्टीमेटली अजरबैजान ने अर्मेनिया को हरा दिया, और अर्मेनिया की जो एक मेजर सिटी थी, शुश्तार सिटी, उसको वो फॉल कर गया, और अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने क्या किया? सरेंडर कर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अब हम आपसे लड़ नहीं पाएंगे, अब हमारी अब टेरिटरी ले लीजिए। तो ये हुई आपकी कहानी वॉर की। ठीक, तो अभी क्या स्टोरी हो गई? ये एरिया मेजरली या प्रेडोमिनेंटली किसने ऑक्यूपाई कर लिया? अजरबैजान ने, जो पहले अर्मेनिया की गवर्नमेंट ने ले रखा था। एक अर्मेनिया की सरकार थी, सेल्फ गवर्नमेंट, उसको को दे दिया। हमें बहुत निटी-ग्रिटीज में भी नहीं जानना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत समझना है। चलिए, 1988 में, जैसा मैंने बोला, जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लेजिस्लेचर ऑफ अर्मेनियन इनक्लेव, किसकी बात हो रही है? इस इनक्लेव की, नगोर्नो काराबाख। इसने एक रेफरेंडम किया और बोला कि भाई हम अजरबैजान से अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जैसे हम डिस्कस किया है कि 1988 में यूएसआर वीक होने लगा, तो यहाँ इनक्लेव के लोगों को लगा कि यार हमें फिर से, क्योंकि बड़ी अथॉरिटी जो सबको बांध के रखी थी वो क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो हम रेफरेंडम करते हैं और हम अजरबैजान से अलग हो जाते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, फिर वॉर हुआ जो हमने पढ़ा। चूंकि यूएसएसआर ने हमेशा, समझिएगा इस बात को, यूएसएसआर ने हमेशा नगोबो काराबाख को किसका पार्ट माना? अजरबैजान का। तो इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से नगोबो काराबाख किसका पार्ट है? अजरबैजान का। तो एज पर द इंटरनेशनल लॉ अजरबैजान डिक्लेयर दीज इलेक्शंस एज इलीगल, मतलब अर्मेनिया का इसको कंट्रोल करना इलीगल है। इसलिए अजरबैजान के पास हमेशा एक जस्टिफिकेशन रहा कि हम भाई इस नगोबो काराबाख को हम कभी भी अपने अंदर ऑक्यूपाई कर लेंगे, और कर भी लिया उन्होंने। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज के स्टेक्स की यहाँ पे। अब जैसे रशिया की बात करते हैं, रशिया के दोनों ही कंट्री से अच्छे रिलेशन थे, चाहे वो अजरबैजान हो चाहे अर्मेनिया हो। रशिया का एक मिलिट्री बेस है अर्मेनिया में, और इनके अजरबैजान को ये क्या देते हैं? खूब सारे वेपन्स देते हैं। तो रशिया के दोनों से रिलेशन है, इसलिए रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। कभी भी इनके बीच में पीस बिठानी होती थी, अगर कि पीस करानी हो तो भैया रशिया से बोलो, क्योंकि वो दोनों के बराबर बराबर दोस्त हैं। पर यहाँ पे एक बड़ा प्लेयर निकल के आया इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में, टर्की। जो टर्की पूरी तरीके से क्या निकला? प्रो अजरबैजान। अब टर्की की मानसिकता क्या है? हम टर्की को कभी और भी डिस्कस करेंगे, एर्डोगन की बात करेंगे। बट टर्की की मानसिकता आप देखिए, इतना बड़ा कंट्री और उसके बगल में चिन्नु चिन्नु छोटे छोटे कंट्री है ना, अर्मेनिया और अजरबैजान। तो ये चाहता है कि हमारा कंट्रोल इन कंट्रीज पे रहे, ताकि इस पूरे रीजन में हमारी हेजेमनी बनी रहे, इस रीजन में हमारी ही बात चले। तो टर्की ने पहले बोला कि भैया हम तो अजरबैजान का साथ देंगे, और हमें अगर मिलिट्री सपोर्ट भी देना पड़े तब भी हम इसको तो सपोर्ट देंगे ही देंगे, एट एनी कॉस्ट। इसको सपोर्ट हमें देना ही देना है। और बोला कि हम अपोज करेंगे किसको? अर्मेनिया को। क्योंकि अर्मेनिया के साथ हिस्ट्री का टर्की का हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, टर्की वर्सेस अर्मेनिया। आप विकिपीडिया पे गूगल कर सकते हैं, एक जीनोसाइड हुआ वर्ल्ड वॉर 1 में, जहां पे ऑटोमन्स ने अर्मेनियंस को खूब मारा। उसको बोलते हैं अर्मेनियन जीनोसाइड। उस जीनोसाइड में क्या हुआ कि ऑटोमन्स ने, जो टर्की के पहले क्या था इस जगह पे? ऑटोमन अंपायर था। सुना होगा आपने ऑटोमन अंपायर, जब आपने, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपने खिलाफत आंदोलन सुना होगा, तो जो ऑटोमन अंपायर था, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हो गया, उस ऑटोमन अंपायर ने अर्मेनियंस को खूब मारा। इसलिए अर्मेनिया में हमेशा टर्की के लिए क्या रहती है? नफरत रहती है, और टर्की को भी अर्मेनिया पसंद नहीं है। और टर्की और अजरबैजान, समझिए, ये कहते हैं कि कभी ऐसा जिनोसाइड हुआ ही नहीं। जो आपके ये टर्की और अजरबैजान कहते हैं हमने कभी तो ऐसा जिनोसाइड किया ही नहीं। सो बहुत इंटरेस्टिंग ये बात भी है। तो इसलिए टर्की ने बोला हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे आपके अजरबैजान को। और इसलिए ये वॉर किसने जीता? अजरबैजान ने जीता। क्यों? Azerbaijan ने placed its bet on sophisticated weapons while Armenia relied on the old Russian-made arms and obsolete strategy. नए नए वेपन मिले अजरबैजान को, टर्की का सपोर्ट मिला, और इसलिए अजरबैजान ने ये फाइट जीती। इस ऑपरेशन को और भी नाम दिया गया क्या? आयरन फिस्ट ऑपरेशन। ठीक है, चलिए अब हम अगर बात करें इस पूरे रीजन में, जैसे हमने समझा इस रीजन बहुत ऑयल और गैस रिच है। अच्छा, टर्की ने साथ और भी क्यों दिया? एक दो बातें और भी हैं। टर्की ने साथ इसलिए भी दिया क्योंकि टर्की में एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अजरबैजान की तरफ से आता है।
टर्की को अजरबैजान बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एफडीआई कह लीजिए, है ना, पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। प्लस अजरबैजान के पास क्या है, बहुत ज्यादा ऑयल और गैस भी है। तो टर्की को हमेशा वही चीज, हमको तो भाई ये पसंद है अजरबैजान, है ना, इसलिए उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में भी पूरी तरीके से अजरबैजान का सपोर्ट किया। चलिए, तो इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने जो देखा, हमने क्या समझा? इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने समझा कि एक कॉन्फ्लिक्ट था एक टेरिटरी के लिए, जिसके रूट्स हैं आपके कोल्ड वॉर के पहले के समय के, यूएसएसआर के समय के, और उसके जो अभी जो रिसेंट वॉर हुआ, वो वॉर भी किस बेसिस पे हुआ? एक कंट्री को रीजनल पावर्स ने सपोर्ट किया, टर्की ने, ऊपर से रशिया ने, इधर से ईरान ने, और उस सपोर्ट की वजह से इसने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया। बट इसके पीछे की एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा ये देखिए, एर्डोगन प्रेजेस अजरबैजान्स ग्लोरियस विक्ट्री कॉल्स फॉर रिजीम चेंज इन अर्मेनिया। एर्डोगन तो कहते हैं, एर्डोगन मतलब टर्की, और एर्डोगन तो ये तक भी कहते हैं कि भाई हमें अर्मेनिया में रिजीम चेंज कर देना चाहिए, अर्मेनिया में जो आपके राष्ट्रपति हैं इनको भी हटाओ और अपना ही बढ़िया बंदा बैठाते हैं। ठीक, हमें एक चीज समझनी है यहाँ पे कि ऐसा और भी क्या इश्यूज हैं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, जहां हम इंडिया और पाकिस्तान के थोड़े पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। वो इशू है एक्सेसिव नेशनलिज्म का। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई बच्चा अर्मेनिया में पैदा होता है तो उसको बचपन से क्या सिखाते हैं कि अजरबैजान क्या है, अजरबैजान आपका इनमी कंट्री है। सिमिलरली अगर कोई बच्चा अजरबैजान में पैदा होता है तो क्या है वो, कि भाई आपको इससे हेट करना है, अर्मेनिया से हेट करना है। तो जो बचपन से जो हेट इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है बच्चों में, वो हेट का ही क्या है, ये रीजन है। और ये हेट ही बताते हैं, कई एनालिसिस्ट, आप कई आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि पीस यहाँ पे क्यों नहीं आ सकती। हमने देखा दिसंबर में क्या हुआ, जो आपका पीस एग्रीमेंट था वो वायलेट हो गया। तो पीस क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि ये पूरा वॉर क्या है, प्रोपोगेंडा पर बेस्ड है। ये पूरा वॉर क्या है आपका, डिसीट पर बेस्ड है। एक एक इंडोक्ट्राइन किया गया है बच्चों को बचपन से कि अर्मेनिया आपका एनिमी है, वो आपका एनिमी है।